इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मिशन बाय इलेक्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक शुरू हुई है और बैठक में अब यह चर्चा है कि 2018 में तो जीत हासिल कर ली कांग्रेस ने, उसके बाद सरकार चली गई। अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के दमों के बाद फिर एक ऊर्जा मिली है, लेकिन इस ऊर्जा को बरकरार कैसे रखा जाए, कांग्रेस के प्लान है। और अब कांग्रेस उन 3 सीटों पर बात करने जा रही है, उस बाय इलेक्शन को लेकर तैयारी करने जा रही है, जिसे कांग्रेस ये चाहती है कि दमों की तरह हमारे खाते में जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति हुई है तो कांग्रेस भी महंगाई जैसे मुद्दे और तमाम ऐसी बातें जिससे सरकार को घेरा जा सके, इसको लेकर एक बैठक चल रही है। बैठक में यह तय होगा कि आखिर कैसे हमें मिशन व इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, पदाधिकारियों को कैसे मौका देना है या कैसे उनसे काम कराना है। लेकिन बात साथ में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और तमाम तरह के जो इलेक्शन होना है आने वाले दिनों में, उस पर भी चर्चा होगी। और इस मध्य प्रदेश के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में यह भी कहा जाएगा कि क्या प्लानिंग के साथ बढ़ें, क्या हमारी रणनीति हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पीपी मित्तल भोपाल में है और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर मिशन बाय इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, जरा सुन लेते हैं सज्जन वर्मा जी क्या कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्यों सवाल खड़े कर रही, सुनिएगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की चाहे सरकार हो या वरिष्ठ नेता हो, सब इस समय इतने बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। हालात ये है कि अनर्गल आरोप लगाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। हालात ये थे कि केंद्रीय कार्य समिति में भाजपा की, वहां भी कांग्रेस छाई रही, वहां भी कमलनाथ जी छाए रहे और यहाँ पे हम पे अनर्गल आरोप जिनका सार दूर दूर तक नहीं, कुछ तथ्यहीन आरोप। चलिए, तो तथ्यहीन आरोप की बात कर रहे हैं सज्जन वर्मा। ये कह रहे हैं कि तथ्यहीन आरोप से हमें घेरना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हमारे पास तो मुद्दे हैं। मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा वैक्सीन को लेकर है, मुद्दा तमाम तरह के है और इन्हीं पर एक बैठक कांग्रेस की चल रही है। लेकिन सज्जन वर्मा जब ये कहते हैं तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पलटवार भी करते हैं। जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। पहले कमलनाथ जी कि सीबीआई पे उन्हें भरोसा है कि नहीं। कल को कोई रिपोर्ट आएगी तो कहते हैं कि सीबीआई तो राजनीतिक हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के हिसाब से काम कर रही है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं। अभी तक इनने बाकी के प्रकरणों में भी ऐसे ही कहा था। तो पहले वो स्पष्ट दोबारा से बता दें, घर बैठ के ट्वीट करना, घटना स्थल पे न जाना, वैक्सीन पे ट्वीट करना, एक भी वैक्सीन केंद्र पे नहीं जाना, अस्पतालों पर ट्वीट करना, किसी अस्पताल में नहीं जाना, खाद्यान्न वितरण पर ट्वीट करना और खाद्यान्न वितरण में नहीं जाना। अजीब सा राजनीतिक केंद्र चल रहा है ये कांग्रेस के अंदर, अजीब सी राजनीतिक सरगर्मी। सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं। इतनी भी ज्यादा फुर्सत नहीं होनी चाहिए जितनी इनको है। तो एक तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इतनी फुर्सत में भी नहीं रहना चाहिए। बातें तो आप कर रहे हैं लेकिन मैदान में कहां है। सिर्फ ट्वीट के जरिए कैसे पहुंच जाएंगे अब जनता तक, और जनता इन सब बातों को समझ रही है। लेकिन अब कांग्रेस बैठ के कर रही, बैठकों के दौर तो सभी जगह होते, बैठक से ही रास्ता निकलता है, लेकिन रास्ता निकलने के साथ मैदान में आना होता है। यही हमारा मुद्दा है आज, मिशन बाय इलेक्शन। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। फिर अमनीश बुंदेला जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। संदीप, सबसे पहले ये जो बैठक चल रही है कांग्रेस की, जिसमें पीसी मित्तल भी, सीपी मित्तल भी शामिल हुए हैं, क्या ये माना जाए कि मिशन बाय इलेक्शन की तरफ अब कांग्रेस भी बढ़ रही? जी बिल्कुल है। इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं भी पीछे नहीं है। जिस तरह से उसको पीछे कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी का लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है। स्थानीय जहां जहां चुनाव है, बाई इलेक्शन होना है, उन सभी जगहों पर भी कांग्रेस पार्टी ने लगातार जमावट शुरू कर दी है। उसके विपरीत अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरों की तलाश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी पुराने चेहरे पर दांव लगाने के बजाय नए चेहरों पर दांव खेलना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किसी भी सूरत में जीत और जीत
दर्ज करना चाहती है। जिस तरह से कुछ दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा ने भी एक इशारा किया था कि दमोह जीत से किस तरह से पार्टी आगे बढ़ी है, क्या कारण रहे, ये सारे कारणों का पार्टी पता लगा रही है, उसका मंथन कर रही है और फिर उस फॉर्मूले को लेकर के यहाँ पर अगले बाई इलेक्शन में फिर से जाया जाएगा। तो वो सारे मंथन यहाँ पर किए जा रहे हैं और जिस तरह से इनको दी गई है जिम्मेदारी यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा सहित कुछ अन्य जो पूर्व वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं जो कांग्रेस के, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है इन बाई इलेक्शनों की। तो ये सभी जाकर के वहां स्थानीय मुद्दों की भी ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से भी आप महंगाई की बात कर रहे थे, तो इस समय पर कांग्रेस के पास एक बड़ा हथियार है महंगाई का नाम का। तो इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस यहां पर एक मजबूत विपक्षी के तौर पर उभर रहा है और मजबूती के साथ यहां पर बाई इलेक्शन में भी जाने की तैयारी कर रहा है। जी जी जी। तो संदीप, जो सीपी साहब पहुंचे हैं, मित्तल साहब, वो क्या इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं अपने नेताओं से और फिर क्या एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे जाकर दिल्ली में? बिल्कुल, यहाँ पर इन्हीं सब मुद्दों पर मंथन होना है, क्योंकि जैसे दमोह का मैंने जिक्र किया, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में बाई इलेक्शन होना है। लिहाजा इन सब चीजों पर क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से उम्मीदवार क्या कौन होंगे, इन सब बातों को लेकर के मंथन हो रहा है। पार्टी किस तरह से अटैक करेगी भारतीय जनता पार्टी पर, सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा होनी है कांग्रेस की तरफ से। अब कांग्रेस कहीं से भी एक कदम पीछे नहीं रहना चाहती। बैक फुट के बजाय फ्रंट फुट में कांग्रेस पार्टी भी खेल रही है। जिस तरह से बार बार आरोप लगाए जाते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ पर कि दिल्ली में बैठे हैं या बैठकें नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहां अपने प्रदेश कार्यालय में बैठकें करने के बजाय स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। लगातार अपने यहां से प्रतिनिधियों को राजधानी से भेज करके लगातार उन जगहों पर बैठक की जा रही कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है, और अगर कमजोर होती तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो फिर उतना अटैकिंग भारतीय जनता पार्टी भी नहीं दिखती। बिल्कुल ठीक कहा आपने संदीप, बहुत धन्यवाद आपके। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। अवनीश बुंदेला जी, हम देख रहे हैं खैर कांग्रेस में कुछ परिवर्तन तो आया है, भले बात करें कि ट्वीट की पार्टी है, ट्विटर के जरिए कांग्रेस चल रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से देखें पर अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मैदान में आने की आपको जरूरत है। लेकिन क्या मित्तल साहब पहुंचे हैं तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले वाई इलेक्शन, जो मिशन वाई इलेक्शन है आपका, इस पर यह माना जाए कि अब तैयारी की तरफ बढ़ चली कांग्रेस? मनोज जी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में बदलाव हो रहा है। कांग्रेस देखिए सदैव अपनी कार्यशैली के हिसाब से काम करती है मनोज जी। हम कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि भाजपा की जो बैठकें हो रही हैं वो कितनी 5 स्टार दर्जे की हो रही हैं, वो कितनी लाखों करोड़ों के खर्चे से हो रही हैं, किस बड़े बड़े होटल में, हम इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते। क्योंकि देखिए वो तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि 1 तारीख को लॉकडाउन खुला था और 2 तारीख को ही उनके एक जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कह दिया था हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हमेशा ये देखती है कि जन आकांक्षाओं का, आम जनता की उम्मीदों का, आम जनता की संवेदनाओं का भी ध्यान रखती है। कि आप देखें 1 तारीख को कोरोना खत्म हुआ, प्रदेश में हमने देखा लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग संक्रमित हुए, उसके अगले दिन एक जिम्मेदार मंत्री कहते हैं हम चुनाव के लिए तैयार है। मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि वो संवेदनशील है, कहीं ना कहीं वो असंवेदनशील बयान था। तो अब चूंकि थोड़ी सी राहत है, थोड़ा सा लॉकडाउन भी पूरी तरह से खुल गया है, अनलॉक हो चुका है, तो बकायदा हमने भी अपनी जो तैयारियां जो हमारी पहले चल रही थी, हमने उन तैयारियों को अब बकायदा कहते ना एक विस्तृत रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये सीपी मित्तल साहब की भी आज जो बैठक चल रही है, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कांग्रेस के संगठन सदैव इसी तरह से काम करता है। देखिए हम कभी इस चीज की परवाह नहीं करते कि भाजपा का संगठन कैसे, उसको जैसे काम करना है करने दीजिए मनोज जी। हमारा संगठन, हमारा जो तरीका, हम अपनी तरह से काम करते हैं और हम उसी तरह से करेंगे। यही देखिए, और आज भी आप देखें जो दमोह चुनाव भी देखें, उस चुनाव के पहले हमको कमजोर कहा जा रहा था। मतलब लोग ये कह रहे थे कि पिटे हुए मोहरे हैं हमारे जो जीते हैं टंडन साहब, बोले वो तो पहले ही चुनाव हार। लेकिन आप देखें किस ढंग से चुनाव लड़ा और कितने बड़े बहुमतों से वो चुनाव जीते। मैं तो कह रहा हूँ 28 सीटों पे उपचुनाव की भी मनोज जी आप बात कर लें। देखिए बात इस बार 28 सीटों का जो मुख्य चुनाव था वो सिंधिया के गढ़ का चुनाव था। सिंधिया के गढ़ में 17 सीटें थी, हम 9 सीटें वहीं से जीत के आए मनोज जी। ग्वालियर से जीत के, उसी गढ़ से हम जीत के आए हैं। लेकिन उसी गढ़ में पहले आप 26 सीटें जीते थे। देखिए मनोज जी, जब आप सत्ता पक्ष से चुनाव लड़ रहे होते हैं मनोज जी, आप भी जानते हैं, आपका ये सवाल वाजिब है।
लेकिन ये आप जानते हैं मनोज जी कि सत्ता पक्ष से आप चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है आधा चुनाव मतलब सत्ता पक्ष का जो लीडिंग पोजीशन होती है वो विपक्ष से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास कई सारे हथियार होते हैं, साजो सामान होते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। और आपने भी देखा उस चुनाव में कि किस ढंग से कांग्रेस के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई और भाजपा के नेताओं की निरंतर रैलियां हो रही थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं खुद उसका गवाह हूं, मुझ पर खुद 2-3 एफआईआर दर्ज हुई थी, मैं करेरा में था उस समय। तो ये देखिए होता है। और शिवराज सिंह चौहान जी या भाजपा जिस ढंग से चुनाव लड़ते हैं वो हर हद तक चले जाते हैं। मतलब चुनाव में मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था, ये मित्तल साहब जो है क्या ये कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे, दिल्ली ले जाकर सौंपेंगे और फिर उसमें तय होगा आपके कैंडिडेट और बाकी चीजें? नहीं साहब, देखिए ये सारी बातें मनोज जी बात की हैं, लेकिन मित्तल साहब आए तो बकायदा कार्यकर्ताओं से एक मेल मुलाकात का दौर है। उसमें देखिए आप इसको, और मैं तो ये भी कहूंगा इसको आप सिर्फ चुनाव से जोड़कर ना देखें। कई सारी चीजें हैं जो पार्टी में अभी होनी है, जो पार्टी में जो अभी आप जो देखें कोरोना संक्रमण काल भी है, तो हमको ये भी देखना है कि किस तरह से हम जनता तक राहत पहुंचाएं, वैक्सीनेशन कितने अच्छे ढंग से हो पाए। नरोत्तम मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, उनकी बातें आज कोई भी सीरियसली नहीं लेता। ऐसे लगता है कि वो कह रहे थे समय है हमारे पास, हम फालतू हैं, वो उनका कह। मैं तो कहूंगा नरोत्तम जी आपको इतना समय कैसे मिल जाता है कि दिन में 3 बार कपड़े बदल लेते हो, जब भी आते हो क्रीम लाली पाउडर बिल्कुल शानदार टकाटक बन के चकाचक होके आते हो। दिया हुआ चेहरा है, वो रोज टहलते हैं पैदल, ऐसा कहते हैं, उनकी दिनचर्या है, इसलिए इतना चेहरा चमकता है। मनोज जी ईश्वर का दिया हुआ चेहरा तो आपका भी बड़ा सुंदर है, मेरा भी बड़ा सुंदर है, अपने धैर्यवर्धन भाई का भी क्या कम सुंदर है। लेकिन बात है कि हमको 3-3 बार 4-4 बार समय नहीं मिलता और उनको पूरा समय मिलता है। और आज वो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, थोड़ी सी हंसी आती है इसमें चीजों में। लेकिन मैं धैर्यवर्धन जी समझ लेता हूँ ये चीज। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां करती रहती, कहती है कि हमेशा चुनावी मोड पर होते हैं, लेकिन चर्चा ऐसी है कि चेहरे ढूंढने पड़ रहे हैं इस बार दमोह के बाद। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पहलवानों की कमी नहीं है। अखाड़े में एक से बढ़कर एक हीरे मौजूद हैं, किसी को भी चुनाव लड़ा दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी में सच में बड़ी श्रृंखला है कार्यकर्ताओं की। और कांग्रेस की बात मैं सुन रहा था, कांग्रेस के बारे में लोग जानते हैं कि सूचना कपास चुनाव में लक्षण लग था। और यहाँ पर न तो उनका नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा और प्रदेश अध्यक्ष कोई नया बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब विषयों पर लगातार जो आंतरिक गतिरोध कांग्रेस में कायम है उस पर तो बात कर ही नहीं रहे। और उसी को लेकर के तो कांग्रेस में राज छनी हुई है। और ये सीपी मित्तल साहब पीपी मोड पर कांग्रेस को कैसे चलाएंगे, क्योंकि वहां तो जो गांधी परिवार तय कर लेता है उसकी मुखियात में कांग्रेस की चलनी है। ये इनकी परंपरा, इनकी कार्य पद्धति भी है। लेकिन यहाँ तो दोनों नेता तय कर रहे हैं आजकल, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। हाँ, उनके बीच आप सबने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के मामला ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी भी नहीं चाहते कि कमलनाथ जी दोनों पदों पर रहें। ये तमाम सारे घटनाक्रमों से बीच में देखने में आया है। उन्होंने नए नेतृत्व की बात की, वह संकेत था कि वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। उधर कमलनाथ जी इकलौते योद्धा बने हुए हैं, क्योंकि एकमात्र सांसद कांग्रेस से उनका बेटा ही जीता था। तो पहले ही अपने घर की दरारें ठीक कर लें, उसके बाद ये सब बात करें। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्य पद्धति है, अपना एक तरीका है। 365 दिन हम दरारें क्या, आपके इधर भी दरारें क्या, वो तो पानी आनी बहने लगा था, दिखने लगा था। वो बात अलग है कि आपने आजकल दूसरी दीवारें उठा दी है, बाकी इधर भी पानी बहता नजर आया था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं। किसी विषय पर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, वो बहुत सामान्य बात है। उस पर संगठन उनकी बात को सुनता भी है, अनुचित होता है तो संज्ञान भी लेता है। पर छोटे कानों के तरह किसी ने भी आके सर मार दो, ये महान परंपरा तो हमारे मित्र जो अविनेश जी उन्हीं की पार्टी। आज उन्होंने आज आपके जो मंत्री है प्रद्युम्न सिंह, उन्होंने कहा जब मंच से वो नीचे गिर गए, हालांकि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, बढ़िया रखे, तो आज उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मंच से नीचे नहीं गिरा हूं मैं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कहीं अहम आ गया था, तो वो अहम मेरा दूर कर दिया ईश्वर ने, गिरा के ये बताया कि जमीन पर रहो। उनका बयान आया है ऐसा। जी, मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये उनका बहुत विनम्र भाव है कि वो
इस घटना को भी इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि गिरना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है, पर उन्होंने कहा कि ये हो सकता है ऊंट की सवारी से कहीं एक आध दिन उनके स्वभाव मन में आया हो। क्योंकि हाँ, अच्छा है, ये बात सब समझ जाए। गौरव चतुर्वेदी जी, प्रद्युम्न जी ने तो मान लिया कि मुझे लगता है कि अहम आ गया था और मैं जब नीचे गिरा तो मुझे समझ आया कि अहम को भूल जाना चाहिए, जमीन पर ही रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस भी अब बैठ के कर रही है, बदली हुई सी लग रही है कांग्रेस। गौरव जी, गौरव चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ गए? चलिए अवनीश जी से। अवनीश जी, धैर्यवर्धन जी कुछ कह रहे थे, जवाब दे दीजिए। मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे थे, आप दोहराएंगे थोड़ा? धैर्यवर्धन जी ये कह रहे थे कि सूत में कपास और लट्ठम लट्टा कहीं कुछ है नहीं और जबरन की बातें करती रहती कांग्रेस। कोई इस तरह की कहावत मेरे दिमाग में मैं समझ नहीं पाया था। मैं उनको ही बताना चाहूंगा कि आप अपने यहाँ थोड़ा देख लें। 16 महीने बाद तो साहब आप प्रभारी मंत्री बना पाए हो पूरे प्रदेश में। ये शायद आजाद भारत का, आजाद मध्य प्रदेश का पहला निर्णय है जब अवनीश जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। गौरव जी जुड़ गए, मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ उनकी। गौरव जी, कांग्रेस में ये बैठ के चल रही है, सीपी मित्तल जी पहुंचे हुए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं मिशन बाय इलेक्शन की। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां की है, लेकिन अंदर बाहर दोनों का बहुत कुछ अलग नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी आंतरिक स्तर पर तैयारियां चुनाव को लेकर तो हुई हैं। अभी कार्य समिति की बैठक में भी चुनाव को लेकर के बात हुई और वहां पर भी जाकर भी क्षेत्र में जाकर भी बातें हुई हैं। अगर कांग्रेस भी कर रही तो इसे हम बुरा तो मान नहीं सकते हैं। ये राजनीतिक दलों का काम है और राजनीतिक दल वो काम कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें बुरा मानने की जरूरत है। ये तो चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस भी पहले जैसा नहीं रहा, मतलब चीजें परिवर्तित होते दिख रही। बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ट्विटर की पार्टी हो गई है, सोशल मीडिया की पार्टी हो गई, लेकिन अब फील्ड में नजर तो आ रही सज्जन वर्मा जैसे लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने एक ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। नहीं, देखिए कोई फर्क नहीं आया है। राजनीतिक दल अपने हिसाब से तैयारियां जब करते हैं तो वो दिखाने वाली तैयारियां करते हैं। जब निर्णय लेते हैं तो अपने हिसाब के निर्णय लेते हैं। जो बेसिक कार्यकर्ता है, जो अगर हम भाजपा की बात करें, देव दुर्लभ कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर रहता है, उसकी जो भावना है उसके अनुरूप प्रत्याशी नहीं दिए जाते हैं कई बार। जी, सामान्य घटना है। और कांग्रेस में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है। अब चूंकि जिस प्रकार से हम देखें 3 विधायकों के निधन हुए और एक सांसद का निधन हुआ, तो इन उपचुनावों में अगर देखें तो जो जिस पार्टी का विधायक का सांसद का निधन हुआ उन्हीं को टिकट, उनके परिवार में किसी को टिकट देने का प्राथमिकता के साथ नाम तय किया जाए। ऐसी परिस्थिति में किसी दूसरे मजबूत या सक्रिय कार्यकर्ता की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो राजनीतिक दलों को अब इस परिपाटी से भी निकलना चाहिए कि संवेदनाओं के आधार पर वोट मांगने की बजाय काम के आधार पर वोट मांगे जाए और ऐसे प्रत्याशी बनाया जाए जो सक्रिय जनता के बीच में रहा हो। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी अवनीश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और क्या ऐसे ही प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ब्रजन सिंह जैसे लोग थे जिनकी सीट खाली हुई है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा आपसे मनोज जी कि ये उपचुनाव जिस स्थिति में हो रहे हैं, मैं उसको बड़ी ही अशुभ स्थिति मानता हूं और बहुत दुखद मानता हूं। लेकिन ये संविधान है, ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था ऐसी दी गई है कि उपचुनाव होते हैं। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि ये उपचुनाव बड़े तकलीफ दे उपचुनाव, जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे पहले, उसमें से एक सीट छोड़ दें, बाकी जो 27 चुनाव थे वो स्वेच्छा वाले चुनाव थे, 26 चुनाव। बाकी हम देखिए चारों चुनाव जो होना मनोज जी बड़े तकलीफ दे चुनाव है, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और मैं ये कहूंगा, मेरे लिए व्यक्तिगत ब्रजेंद्र सिंह जी का आपने नाम लिया, तो मेरे लिए व्यक्तिगत उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। ठीक है, वैसे तो मैं सभी का बड़ा आदर करता था और सबका जाना मुझे बड़ा दुखी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कोई जुड़ाव भी होता है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये चुनाव है, ठीक है, अब ये संविधान है तो हमको चुनाव तो लड़ना है, लेकिन मैं फिर भी राजनीतिक दलों से ये कहूंगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी से, कि चुनाव से इतर भी हमें कभी सोचना चाहिए। आपने देखा होगा, हम बकायदा हम सर्वे भी कर रहे हैं कि कोई परिवार में उसमें कितने सदस्यों की मौत हुई कोरोना संक्रमण काल में। हम ये चीज निकाल रहे हैं जिससे कि उनको पर्याप्त मदद मिल सके। लेकिन भाजपा सत्ता पक्ष, आप मुझे बताएं, अभी जो इनकी कार्य समिति की बैठक थी, मुरलीधर राव भी उसमें थे,
कहीं कोई क्रियान्वित बात नहीं हुई, कहीं कोरोना पर बात नहीं हुई कि कैसे आगे निपटना तीसरी लहर पर, कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बात नहीं हुई। आज 907 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है और 108 रुपए का पेट्रोल हो गया है और शतक तो लगा ही चुका है डीजल। मनोज जी, क्या ये सारे मुद्दे नहीं हैं? क्या राजनीतिक दल सिर्फ इसी के लिए रह गए हैं कि बस हम चुनाव तीसरी की बात लहर पर तो जो मुझे ज्ञात है, क्योंकि गया भी था मैं कवर करने, तो मुझे लगता है तीसरी लहर पर तो चर्चा हुई थी, बल्कि ये भी उन्होंने कहा था कि जो राशन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, संगठन के लोग भी घर घर जाकर देखें कि वो राशन उन तक पहुंचा है कि नहीं, और हकीकत में हम जो कार्य कर रहे हैं वो जनता तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, इस पर काम करना शुरू कर दें, ये उन्होंने कहा था। लेकिन ये बात सच है कि महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा कैसे करेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। अपनी बात पूरी कीजिएगा। मनोज जी, हमारे पास भी आपके माध्यम से ही जानकारी छन छन कर आती है। 45 मिनट तक निरंतर मुरलीधर राव सिर्फ कांग्रेस और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह को कोसते रहे। आप याद करें, लगातार उनके, देखिए मैं बात कर रहा हूं उनके, कहीं भी उसमें कहीं कोई क्रिएटिव बात निकल के नहीं आई कि एक इतने वरिष्ठ नेता, संगठन के एक जो नेता हैं बकायदा, कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि साहब हम कैसे जो मतलब कोरोना संक्रमण काल में रीढ़ की हड्डी टूट गई है रोजगार की, उसको हम कैसे दोबारा खड़ा करेंगे। कोई इस पर बात नहीं की। आप लोग आज इस पर बात कर रहे हैं क्या? सीपी मित्तल जी जब पहुंचे हैं महंगाई जैसे मुद्दों पर, क्या एक बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? हम बकायदा महंगाई जैसे मुद्दों पर हम सड़क पर उतरेंगे, बिल्कुल डीजल पेट्रोल कीमत, ये सब मैंने वही कहा कि आप सीपी मित्तल साहब की बैठक को सिर्फ कृपया चुनाव से जोड़कर मत देखें। हर विषय पर चर्चा होगी, किस तरह से आम जनता की आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि आप देखें ये वही सरकार है, ये वही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो 60 रुपए का पेट्रोल होने पे शिवराज सिंह साइकिल से चलते थे और हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज जी ये माला पहन के आती थी प्याज की, ठीक है, और गैस सिलेंडर लेके आते थे लोकसभा में। लेकिन आज आप देखें, मुझे आश्चर्य इस बात की होती है कि चलो आपके यहाँ तो मुझे कम से कम आपने मौका तो दिया मनोज जी के मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कई बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल में स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए है ना, आज वो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आज उनके चैनल्स खोलो तो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। मतलब आज आप बताओ, आप महंगाई जो आप समझें, आप ये देश को देखिए, बात कांग्रेस भाजपा की नहीं मनोज जी, आप आने वाली पीढ़ी को गर्त में धकेल रहे हैं, आप देश को गर्त में धकेल रहे हैं। महंगाई का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है इस समय, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब थी तो सुषमा स्वराज और बाकी लोगों का आप जिक्र कर रहे थे, तो आप लोग भी यही कर दीजिए ना, आपको कौन ने रोका? मनोज जी, हमने कई प्रदर्शन किए, हम करते हैं, हमको कवरेज नहीं देती ना मीडिया, क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम बड़े बड़े चैनल्स को कुछ हम उनको साधन संपन्नता दे, नहीं है हमारे पास। चलिए, आप धैर्यवर्धन जी से समय धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी तो खैर अपनी बातें करती है और हमेशा चुनावी मोड पर दिखाई भी देती है, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अब बड़े मुद्दों को लेकर आ रही है मैदान में, जिसकी बैठक भी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया पर जो आरोप लगाया वो ठीक नहीं है। मैंने मीडिया के मित्रों को देखा है कि वो अपनी अपनी बीच में अपने अपनी पार्टी के नेताओं को कवर करने के लिए दिन भर कितना परिश्रम करते हैं। अब कांग्रेस के नेता केवल बाइट देना ही राजनीति समझ लें, केवल ट्विटर पर बोल देना ही, लिख देना ही ये मान लें कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई है, तो उसमें मीडिया संस्थानों का कहाँ दोष है? आप जनता के बीच जाएंगे, सुख दुख में शामिल होंगे, आंदोलन करेंगे, तो कवरेज क्यों नहीं मिलेगा? ये अपना नकारापन छिपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण ठीक नहीं है। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ये प्रवृत्ति बिल्कुल निंदनीय है। मैं कठोर शब्दों में इसकी आलोचना करना चाहूंगा। जी। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव भी हमारी प्रायोरिटी में कतई नहीं है। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत यदि कार्यक्रम घोषित करेगा तो हमें भी मैदान में जाना होगा। अवनीश बुंदेला जी आपके नेता भी आज मैदान में चले गए हैं। बीडी शर्मा आज उच्चेहरा में है। हमारे नियमित प्रवास होते हैं, नियमित बैठकें होती हैं, नियमित कार्यक्रम होते हैं, और अभी कोरोना के कारण से जब हम बैठकें नहीं कर पा रहे थे तो हमने वर्चुअली उसको जारी रखा। और एक निरंतरता बहते पानी की तरह हमारे दल में निरंतर एक क्रम बना रहता है। चलिए, बीजेपी में निरंतर क्रम बना रहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गौरव चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़े, एक अंतिम प्रतिक्रिया उनसे ले लेता हूं। गौरव जी, ये जो दिखाई दे रहा है दोनों ही दल की, लेकिन मिशन व इलेक्शन जो अभी है जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्या दोनों के लिए एक अलग तरह का चैलेंज होगा? क्योंकि दमोह के बाद से कांग्रेस ऊर्जा से लवरेज है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना है कि दमोह में भले गलती हो गई, अब नहीं होगी। नहीं, सवाल
ऊर्जा से लवरेज होने का नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पर जो परिस्थितियां हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, जो कोरोना संक्रमण में सरकार की प्रशासन की लापरवाही रही है, उसके कारण जो आम जन को नुकसान पहुंचा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब कितना निभा पाते हैं यह विचारणीय जरूर हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत भिन्न हुई है। उसके बाद सरकार ने भी मरहम लगाने का प्रयास किया है। तो दिलचस्प तो रहेंगे आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, और उनके परिणाम बताएंगे कि सरकार के काम को वो कितना समर्थन दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। मिशन व इलेक्शन की तरफ दोनों ही दल बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस के सीपी मित्तल पहुंचे हुए हैं, वो भी बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीडी शर्मा उचेहरा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहां भी एक चुनाव होना है, उस क्षेत्र में भी केवलारी में। सवाल यही है कि आखिर चुनाव को लेकर दोनों दल तैयार तो है, पर होगा क्या, क्योंकि ये मिशन व इलेक्शन बहुत अलग होगा। इस बीच में कोविड भी है, महंगाई की मार भी है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी। तो मिशन व इलेक्शन पर हमारी नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।